Good morning, friends. Today we are going to discuss, analyze the poem Fire and Ice. Uh, Although it is a very small poem, but it covers a lots of vast arena. It is typically based on human behavior, the human ideology, and its effect on our world. यह कविता मानवों पर आधारित है जो उनके कृत्यों को, उनके किए गए कार्यों पर बताता है और उसका प्रभाव संसार पे क्या पड़ेगा उसके बारे में बताया गया है। चलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं, जो इनके लेखक हैं, कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 ईस्वी में हुआ और 1963 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। ये एक अमेरिकन पोएट थे। ये थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। हाँ, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। वो ब्रेट ली वाला ली है, ब्रूस ली वाला ली है। हाँ, सही आपने पकड़ा, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो चलते हैं इस कविता को हम देखते हैं और इसमें क्या क्या है। बहुत छोटा सा कविता है। हाँ, और ये जो है कविता 10th में CBSE, इवन बिहार बोर्ड में स्टेट बोर्ड्स, CBSE, ICSE और कहीं ग्रेजुएशन में भी हो सकता है, होगा। तो चूँकि इसका ध्येय यही है कि बच्चे इसे समझें और किसी भी तरह का प्रश्न इस पर आए तो उसको वो क्लियर कर सकें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इसके स्टेंजा पर जाते हैं। पहला स्टेंजा इसका इस तरह से है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। हम पहले इसके पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक वोवेल साउंड का रिपीटेशन देखा जा रहा है फर्स्ट लाइन में। सम में ओ है, वर्ल्ड में ओ है, तो ये एजोनेंस हो गया। एजोनेंस जिसका मतलब होता है सिंगल वोवेल का यूज, रिपीटेशन होना एक सेंटेंस में। तो ये पहला लाइन में रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। फिर रेजोनेंस आप बता सकते हैं लास्ट लाइन में भी है, होल्ड में है, दोज में है, हु में है, फेवर में है, तो ये भी एजोनेंस है। फिर हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच में एक ही तरह का लेटर, स्टार्टिंग लेटर का बार बार यूज होना, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में आप देखिएगा फेवर फायर है ना लास्ट लाइन में, हु फेवर फायर, एफ, तो एलिट्रेशन है। ठीक है, और दूसरा ये भी है जैसे आपका वर्ल्ड में है, डब्लू में है, वर्ल्ड विल, ये भी एलिट्रेशन है। इमेजरी भी है, इसमें इमेजरी भी है। इमेजरी इन द सेंस कि ऐसा मानो कि कुछ रीडर्स आगे जाके ऐसा होगा, रीडर्स को ऐसा लगेगा कि आगे जाके कुछ होने वाला है। ठीक है, विजुअल एलिमेंट्स तो क्या है, सम से कोई कहेगा, कोई कहता है। ठीक है, टेस्टेड, डिज़ायर, ये सब जो सेंटेंसेस है ये इमेजरी सेंटेंसेस है। टेस्टेड, डिज़ायर मीन्स ये चीज़ें स्पीकर पर प्रभाव डाल रही है इमेजिन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं एनाफोरा। एनाफोरा भी इसमें यूज है फिगर ऑफ स्पीच। क्या है एनाफोरा? एनाफोरा यही है कि कुछ सेंटेंस में वर्ड्स रिपीट होते हैं कंसेक्यूटिव लाइंस में। सेंटेंसेस के कंसेक्यूटिव लाइंस में जो वर्ड यूज होते हैं ना, उसी को एनाफोरा करते हैं। जैसे सम से, फिर सेकेंड लाइन में भी सम से कुछ वर्ड का यूज हुआ, रिपीट हुआ, तो इसलिए ये हो गया एनाफोरा। राइट डाउन करते रहिएगा बच्चों। फिर उसके बाद
आपका इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, ऐसा लगता है कि किसी निर्जीव वस्तु को आप पोर्ट्रे कर रहे हैं जीवंत वस्तु में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है वो, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। तो फायर चूँकि ये मृत है, लेकिन इसे ऐसा ट्रीट किया जा रहा है मानो कि ये जीव जंतु है कोई जो डिस्ट्रक्शन ला सकता है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। हाँ, एक चीज़ और आप पूछ सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन में कैपिटल लेटर होता है अमूमन, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल लेटर नहीं है, फिर भी ये फायर जो है कैपेबल है डिस्ट्रक्शन के लिए, जो एक ह्यूमन और बीस्ट टाइप वर्क है, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंजैम्बमेंट भी है। इंजैम्बमेंट क्या होता है? इंजैम्बमेंट एक ऐसा क्लाउज है जो ब्रेक करके आता है, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ए क्लाउज दैट डज नॉट कम टू एन एंड। एक ऐसा क्लाउज है जिसका अंत नहीं होता है एक लाइन में, एट एंड ऑफ लाइन ब्रेक एंड कीप मूविंग ओवर द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ऐसा ये होता है, ठीक है, जिसका अंत नहीं होता है लेकिन वो कीप रिपीटिंग होता है, जैसे टेस्टेड ऑफ फायर और हु फेवर द फायर। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये आपका इंजैम्बमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउज जो है वो इंड की तरह नहीं, सेंटेंस में ना इंड है ना ब्रेक है, और वो एक लाइन से दूसरे लाइन तक जाया जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। एनिथेसिस भी है। एनिथेसिस आप जानते हैं, इजी है। इसमें एनिथेसिस वो होता है जो आप एक शब्द का अपोजिट एंटो आप यूज कर रहे हैं, एंटोनिम। तो क्या है यहाँ पे? फायर का एंटोनिम आइस, तो ये एनिथेसिस है, ठीक है। और फायर सिंबलिज्म भी है। फायर को सिंबल ऑफ डिजायर किया कहा गया है, इसलिए ये यहाँ पे सिंबलिज्म का भी यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें मेटाफर भी है। फर्स्ट लाइन में कहाँ है मेटाफर? पोएट जो है फायर को किससे तुलना किया है, कंपेयर किया है? डिजायर से, ठीक है। तो ये क्या है? मेटाफर है, जो कि एज और लाइक नहीं है सेंटेंस में, लेकिन फायर हैज़ बीन कंपेयर्ड विद डिजायर, दैट्स व्हाई इट इज़ अ मेटाफर। तो ये 9 प्रकार का मैंने आपको बताया फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें यूज हुआ है। अब राइमिंग स्कीम देखेंगे। राइमिंग स्कीम, पहला लाइन को हम ए बोलते हैं, ए फायर आइस, राइमिंग नहीं है तो ए बी, फिर ए बी ए, ठीक है। फिर है सी आ जाएगा, नहीं बी आएगा, आइस ट्वाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आइस ट्वाइस, फिर उसके बाद सी आ जाएगा, फिर ट्वाइस आइस, फिर बी आ जाएगा, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम हम लोग कैसे पकड़ते हैं? पहला सेंटेंस है फायर, इसको पहला सेंटेंस कुछ भी हो उसको ए मानते हैं, पहला सेंटेंस का लास्ट वर्ड जो है उसको ए मानते हैं, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस अगर फायर के बाद डिजायर होता तो ए हो जाता, लेकिन फायर आइस राइम नहीं हो रहा है तो ए बी हो गया। फिर डिजायर, फायर डिजायर, तो ए बी ए, फिर डिजायर फायर, तो फिर ए, फिर ट्वाइस है तो आइस ट्वाइस, ये बी हो जाएगा। हेट किसी से नहीं मिल रहा है तो सी हो गया, आइस बी हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा ग्रेट, हेट ग्रेट, सी हो गया, सफिस फिर से बी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम के लिए आपको बेहतरी से जानना होगा तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बस जिसको सुनने की क्षमता अच्छा है
पकड़ने की क्षमता अच्छा है वो उसको बना लेता है। चलिए भाई, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। ये तो पोएम से पहले इसके पोएटिक डिवाइसेस को हम देख लिया, 9 तरह का पोएटिक डिवाइसेस एक छोटे से स्टेंजा में सोचिए तो ये बहुत क्वेश्चन आ सकता है ना इससे। यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज हुआ, यहाँ पे कौन सा स्पीच फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ना। तो अब हम लोग देखते हैं पहला लाइन। स्टेंजा जो हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसका पैराफ्रेजिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक पोयम है जो रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा बताया गया है, जिसमें इमोशन है डिज़ायर और आइस का, ठीक है, ठीक है। जिसमें आपको फायर के लिए इमोशन ऑफ डिज़ायर बोला गया है, यानी फायर सिम्बोलाइजेज इमोशन ऑफ डिज़ायर वेयर एज आइस सिम्बोलाइजेज इमोशन ऑफ हैट्रेड। फ्रोस्ट जो है वो कहता है कि ये 2 ही तरीका है जिससे संसार बर्बाद हो सकता है, एक है फायर, दूसरा है आइस। तो फायर क्या है? डिज़ायर, इच्छा, इच्छा, चाह, ग्रीड। डिज़ायर लॉट्स ऑफ मीनिंग extract from word desire. It means greed, and desire leads to destruction. अगर कोई डिज़ायर ज़्यादा रखता है ना तो वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। और जहाँ तक आइस का बात है, आइस मीन्स हेट्रेड। तो ये मानव ह्यूमन जो है वो पोजेस करता है दोनों चीज़, ठीक है। सबके मन में चाह है, घृणा है, ठीक है। चाह है आपको पैसा का चाह हो सकता है, संपत्ति का चाह हो सकता है ना। चाह का कोई सीमा नहीं है, और अगर वो चाह गलत पाने के लिए गलत कोई डायरेक्शन लेता है, दिशा ले लेता है, तो वो डिस्ट्रक्शन कर देगा। हेट्रेड, घृणा भी एक तरह का ऐसा राक्षस है जो पूरा पृथ्वी को निगल सकता है, पूरा संसार को निगल सकता है। मीन्स व्हाट? फायर, नोट डाउन करिएगा ये लाइन, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फायर एंड आइस विच सिम्बोलाइजेज इमोशन ऑफ डिजायर एंड इमोशन ऑफ हेट्रेड आर लाइक 2 जायंट्स विच कैन इनगल्फ द वर्ल्ड, ठीक है। ये लाइन का मतलब ये हुआ, फायर और आइस जो इमोशन और डिज़ायर का सूचक है, ये एक ऐसा दानव है जो कैपेबिलिटी रखता है संसार को निगलने में, ठीक है। तो ये हमारा हम लोग इसका पहला स्टेंजा का हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, छोटा सा शब्द है लेकिन छोटा सा लाइन है, लेकिन हम इसमें बहुत चीज़ें लिख सकते हैं। डिज़ायर क्या चीज़ का हो सकता है, ह्यूमन किस तरफ से भाग सकता है। और चूँकि ये कविता कब लिखी गई है और आज हम लोग 21वीं सदी में हैं, और फिर भी इसका इफ़ेक्ट आज देख रहा है हम लोग कि डिज़ायर जो है वो किस तरह से नाश की तरफ जा रहा है। घृणा कर रहे हैं लोग, जल रहे हैं लोग, मारने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है संसार को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी, ठीक है। It may happen that one core of earth will get so heated up that it would start a fire, wipe out civilization of the temperature. कहने का मतलब ये है कि यह पृथ्वी को इतना गर्म कर देगा ये दोनों चीज़ कि यहाँ का सिविलाइजेशन को ये ख़त्म कर देगा। लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हर एक लोग में ये चीज़ इच्छा और हेट्रेड का भाव आ जाता है तो सभी लोग मौत के घाट उतर जाएंगे और पृथ्वी जो है बर्बाद हो जाएगी। डिज़ायर तो है ना आज के, मुझे एक मकान है, मुझे 2 मकान चाहिए, किसी को ज़मीन नहीं है, ज़मीन चाहिए, ज़मीन के लिए पेड़ काट रहे हैं। डिज़ायर इतना है कि भाई 4 बिल्डिंग होगा मेरा, है ना, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो जहाँ पे इच्छा हो गया, जहाँ पे ज़रूरत से अधिक आपको कोई चीज़ का इच्छा हो गया, तो नेचुरली वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करेगा। जैसे अगर बहुत सारे मकान लोग खरीदते हैं, ठीक है, एग्जांपल आप बता सकते हैं। बहुत सारे आदमी मकान खरीद रहे हैं, तो मकान लैंड एक्वायर कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंट पर क्राइसिस है ना। ये जो रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, ये भी एक सरकार का इच्छा है। तो कोई भी इच्छा ज़्यादा होगा ना, तो
तो डिस्ट्रक्शन लाएगा। जहाँ तक हैट्रेड की बात है, अगर आप घृणा करते हैं किसी से तो उसके प्रति आपके मन में द्वेष होगा, गुस्सा आएगा, आप उससे बदला लोगे। हैट्रेड हैट्रेड एक्सट्रैक्ट्स रिवेंज। जहाँ घृणा है वहाँ बदला है, और बदला लेने की भाव अगर सब लोगों में आ जाएगी तो ये पूरा संसार ये दोनों के तप से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको बताया। तो आइस जो हैट्रेड है वो भी अंतःकलह का सूचक है। धीरे धीरे ये भी खात्मा कर सकता है पृथ्वी का। तो छोटा सा लाइन, लेकिन जब आप इसमें घुसिएगा तो बहुत बड़ा सेंस बता रहा है। तो हमें एज अ रीडर, एज अ ह्यूमन, हमें ये दोनों चीज़ से बचना है और बचाना है लोगों को। ठीक है, लेकिन सब चीज़ें सबके हाथ में नहीं हैं, लेकिन आप अपनों को रोक सकते हैं, खुद को रोक सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है ना, चाहे वो कंट्री का इच्छा हो कि मेरा बॉर्डर लाइन बढ़े, ठीक है, इंडिया चाइना वॉर है ना, लैंड के लिए इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये सब क्या है, डिज़ायर ही है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, वो उसका है, कुछ भी हो। हम पॉलिटिकल में घुसना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये इच्छा ही है जो डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड कर रहा है। तो वो इच्छा किसी का भी हो सकता है, सरकार का, पार्टिकुलरली देश का, है ना, कोई माइंडसेट है ना। तो हमारा इच्छा, तो वो इच्छा आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगी। और उसी तरफ से घृणा, मेरे बगल वाला जो है मुझसे कैसे ज़्यादा अच्छा से खा रहा है, खुश है, किसी को उस पर उससे घृणा हो जाता है। तो घृणा बढ़ते बढ़ते वो बदला में आ जाता है ना। और वो बदला लेने के लिए आदमी डिस्ट्रक्शन का लाइन पकड़ लेता है। तो ये दोनों चीज़ बहुत उपयुक्त है संसार को नाश करने के लिए, संसार का खात्मा करने के लिए। ओके, अब बच्चों हम लोग सेकेंड स्टेंजा में जाते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ठीक है, ये लाइन है, 6 लाइन का लाइन है, आपको तो याद ही होगा, याद ही हो जाना चाहिए। तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा विजुअल्स का यूज हुआ है, बहुत सारे सेंसेस का यूज हुआ है। ठीक है, जैसे इसलिए ये इमेजरी है। इमेजरी इसलिए, इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, सोच रहा है ना कि अगर मुझे दोबारा परसीव करना हो, अगर मुझे दोबारा कुछ सॉरी एक मिनट, बट यू हैव टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक, अगर तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस पहले पोएटिक डिवाइसेस का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस का हम लोग पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं बटन पॉज कर दिया था। ठीक है, कुछ मुझे अर्जेंट कुछ काम आ गया था। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि सेकंड स्टेजा में पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हुआ है। पहला है इमेजरी। इमेजरी पहले लाइन में ही दिख रहा है कि अगर मुझे 2 बार देखना है डिस्ट्रक्शन, तो मुझे लगता है, थिंक, सोचता है, क्या है, इमेजरी। तो ये इमेजरी यूज हुआ है। फिर पर्सोनिफिकेशन है, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज़ दिया गया है, इसमें आइस डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो ये बीस्ट का नेचर है, एनिमल का नेचर है, ह्यूमन का नेचर है, जिंदा लोगों का नेचर है। ठीक है, तो ये आइस जो है यहाँ पे पर्सोनिफाइड हो गया है। फिर है सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म, आइस को यहाँ हेट्रेड का नाम दिया गया है, जो डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है। तो ये आपका हो गया व्हाट, सेम वे में सिंबोलिज्म। ठीक है, क्योंकि इसे हेट्रेड का सिंबल दिया गया है। मेटाफर भी है, आइस को हेट बोला गया है, लेकिन एज और लाइक
बोला नहीं गया है, इसलिए ये मेटाफर है। ठीक है, अब सेकंड स्टेंजा को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, अब तो सेकंड स्टेंजा के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेंजा राइमिंग स्कीम हम एक ही बार सबका बता चुके हैं। सेकंड स्टेंजा में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को फायर और आइस में चूज करना हो, ठीक है, पहला स्टेंजा में इसने दिखाया कि भाई जो फायर है ना, वो रखता है कैपेबिलिटी इसको ध्वस्त करने के लिए, पृथ्वी को। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहला स्टेंजा में बात दोनों का कहा गया कि ये दोनों पृथ्वी को ख़त्म कर देगा, लेकिन फायर के बारे में 2 लाइन एक्स्ट्रा कहा गया कि जहाँ तक लेखक को लगता है, द पोएट थिंक कि डिज़ायर ऐसा चीज़ है जो ख़त्म कर देगा पृथ्वी को, और जो ऐसा सोच रखता है ना, उसके लिए पोएट भी वो वैसा ही सोच रखता है। तो फर्स्ट डोमिनेंट पैरा इज़ अबाउट फायर, द इमोशन ऑफ डिज़ायर। अब हम लोग सेकेंड पैरा में जाते हैं। इफ़ गिवन टू चूज बिटवीन फायर एंड आइस, कहने का मतलब है अगर फायर और आइस में चूज करने के लिए उसको कहा जाए तो वो सोचता है कभी कि हेट, यानी जो आइस सिम्बलाइज करता है हेट को, वो इनफ है, वो काफ़ी है डिस्ट्रक्शन करने के लिए, किसका? संसार का। तो हैट्रेड भी डिस्ट्रक्शन लाता है। मैंने फर्स्ट इससे पहले वाले में ही बहुत कुछ बोल चुका हूँ, क्यों कैसे लाता है। किसी के आसपास आपके पास घिरना है, घिरना रिवेंज में बदलता है। ठीक है, रिवेंज फिर बैड इविल डीड्स को फॉलो करता है। इविल डीड्स में आप क्राइम कर सकते हैं और इस तरह से वो डिस्ट्रक्शन लीड कर सकता है। तो पोएट को लगता है कि भाई ये आइस भी है जो ये कम नहीं है, अगर इसके बारे में सोचा जाए, इस हेट के बारे में सोचा जाए, तो इसके पास इतना पावर है कि ये 2 बार कम से कम ख़त्म कर देगा पृथ्वी को। अगर हम लोग नहीं रुकते हैं तो, और ये बढ़ता जाता है, तो ये रैपिड डिस्ट्रक्शन करेगा, डैमेज कर देगा और बहुत बड़ा दुख ला देगा संसार में। तो इस तरह से ये कविता कंप्लीट होता है और इसमें क्वेश्चन लिटरली आपको आएंगे, क्रिटिकल एनालिसिस तो आप लिख पाइएगा। और जहाँ तक पोएटिक डिवाइसेस का बात है, पोएटिक डिवाइसेस छोटे से कविता में बहुत यूज है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर पोएटिक डिवाइसेस के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और नोट्स में जो बोल दिया हूँ अगर वो टाइप आप कर पाते हैं, इंग्लिश से हिंदी लिख पाते हैं, समर्थ हैं, तो अच्छा है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं, या कुछ अपना शेयर भी कर सकते हैं आइडिया जो आपको लगता है कि हम लिखेंगे तो अच्छा होगा रीडर्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।